प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में नंद वंश के इतिहास के बारे में जाना था। आज हम लोग जो है मौर्य वंश के इतिहास को जानेंगे बढ़िया से। मौर्य वंश का शासनकाल जो है 321 ईसा पूर्व में शुरू हो जाती है और 185 ईसा पूर्व तक चलती है। ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 136 साल यानी कि एक लंबे समय का पीरियड होता है। इस पीरियड के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मुख्य शासक थे इसमें और उन्होंने कैसे अपने साम्राज्य को समृद्ध किया, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। नमस्कार साथियों, मैं विक्रांत स्वागत करता हूं आपका जर्मिनेशन से। इस वीडियो कड़ी में हम लोग जो है मौर्य वंश के इतिहास को जानने वाले हैं, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बिना समय लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। मौर्य राजवंश के सूचना के संदर्भ में विभिन्न स्रोतों द्वारा भिन्न भिन्न मत प्राप्त होते हैं, यानी कि इसके संदर्भ में जो है बहुत सारी ग्रंथ, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है जिससे मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उन्हीं पुस्तकों और ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे कि अलग अलग मौर्य वंश के बारे में क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है मौर्य वंश को। तो जैन परंपरा के अनुसार जो है मौर्य जो है निम्न जाति से संबंधित थे, यानी कि जैन परंपरा के अनुसार जैन परंपरा बताते हैं हमें कि मौर्य वंश जो है निम्न जाति से बिलोंग करते थे। जबकि महावंश टीका के अनुसार मौर्य शासक जो है वो मौर्य क्षत्रिय थे और बौद्ध परंपरा के अनुसार मौर्य को क्षत्रिय कुल का माना गया है। महावंश टीका और बौद्ध परंपरा दोनों में एक बात कॉमन निकल के आती है, वो ये कि दोनों जो है क्षत्रिय कुल के थे, जबकि जैन परंपरा के अनुसार जो है वो निम्न जाति के थे। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंदराज की शूद्र पत्नी का पुत्र था। यानी ब्राह्मण ग्रंथ से जो है यह भी क्लियर पता चलता है कि हम लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी का नाम नंदराज था और उसकी एक पत्नी थी जो कि शूद्र पत्नी थी। उसी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य हम लोगों को पता है। और विष्णु पुराण तथा मुद्रा राक्षस के अनुसार मौर्य वंश शूद्र थे, यानी कि विष्णु पुराण और जैन परंपरा दोनों जो है कुल मिला के शूद्र ही मानते हैं उसको। इसके अलावा डॉक्टर स्पूनर के अनुसार अगर माने तो वो जो है पारसिक थे। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान था। हालांकि हमको ये बात पहले से ही पता है। उन्होंने नंद वंश का पतन कर नवीन राजवंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेरित करने का काम किया था। यहाँ पर जो है चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त कहीं कहीं पे कौटिल्य भी उसको कहते हैं, उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं। उससे हम लोगों को मौर्य वंश के इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी मिलती है। इसके जो है प्रशासन के बारे में भी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। अब मुक्तिदाता नाम मिलने के पीछे कहानी ये है कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश को यूनानियों से मुक्त कराने का काम उसने किया था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश में जो है यूनानियों का शासन हुआ करता था, उसे मुक्त कराने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसके पश्चात उसे मुक्तिदाता कहा जाने लगा। उसने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस निकेटर की पराधीनता से मुक्त किया था, यानी कि ये जो पश्चिमोत्तर सीमा जो है वहाँ पर सेल्यूकस निकेटर की अधीनता थी। सेल्यूकस निकेटर शासन करता था। ये सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में संपूर्ण बिहार, उड़ीसा, बंगाल के क्षेत्र, पश्चिमी और उत्तरी भारत एवं दक्कन क्षेत्र शामिल थे। यानी कि पूरा कुछ ही पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र और साम्राज्य के अधीन जो है दक्षिण भारत के थोड़ा सा हिस्सा वो अधीन नहीं थे। बाकी सारा का सारा जो है मौर्य साम्राज्य के अधीन हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। आप इस मैप को देखकर बढ़िया से समझ सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो रंगीन हिस्सा है ये पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का ही साम्राज्य हुआ करता था। और दक्षिणी भारत का कुछ हिस्सा, कर्नाटक वगैरह, केरला वगैरह, ये सब जो है नहीं आते थे और पूर्वी भारत का कुछ हिस्सा जो है बच जाता है। बाद बाकी पूरा का पूरा जो है चंद्रगुप्त मौर्य का ही ये हिस्सा देख रहे हैं। यहाँ पे पूरे क्षेत्र में जो है चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसके बीच एक युद्ध हुआ था जिसकी समाप्ति 5 ईसा पूर्व में एक संधि से हुई थी। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था और सेल्यूकस ने 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी का क्षेत्र, पूर्वी अफगानिस्तान का क्षेत्र, बलूचिस्तान तथा सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र प्रदेश जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। इस युद्ध में जो है चंद्रगुप्त मौर्य विजय हुआ था, सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। इसी के बाद वो जो है संधि के लिए माना और संधि में हम देख रहे हैं कि अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से करने को स्वीकारा और चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लिया। उसके बदले में पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु के क्षेत्र, सारे के सारे क्षेत्र शामिल थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य को संधि के बतौर देना पड़ा।
मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र आया था और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम इंडिका था। इंडिका नामक पुस्तक लिखने का काम उन्होंने किया था, जिसमें मौर्य प्रशासन, मौर्य काल के प्रशासन, वहाँ के अर्थव्यवस्था, इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। और इस पुस्तक में पाटलिपुत्र को जो है पोलीब्रोथा के नाम से जाना जाता है, यानी पाटलिपुत्र जो कि मौर्य साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था, उसे जो है पोलीब्रोथा के नाम से इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। ओह, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मेगास्थनीज होगा एकड़। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की थी। उसके प्रशासन का पूर्ण विवरण जो है चाणक्य की एक पुस्तक जो है अर्थशास्त्र पुस्तक में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक प्रणाली के बारे में सारा विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ पे नामक होगा, टाइपिंग एरर है। यूनानियों ने चंद्रगुप्त हेतु सेंड्रोक्रोट्स शब्द का प्रयोग किया था, सेंड्रोक्रोट्स। मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक संरचना के बारे में अगर बात करें तो इसमें छोटे इकाई पे जो है ग्राम प्रधान होता है, जिसको ग्रामिक कहते थे, और 100 ग्रामों के समूह को संग्रह कहते थे, जबकि 200 गांवों का समूह जो है खरवाटिक कहलाता था, 400 गांवों का समूह जो है द्रोणमुख कहलाता था, और जो है 800 गांवों का समूह उसको स्थानीय कहते थे। फिर से एक बार देखें इसी क्रम में, गांव प्रधान सबसे छोटा इकाई हो गया जिसको ग्रामिक भी कहते हैं, संग्रह जो है वो 100 गांवों का समूह हो गया, खरवाटिक 200 गांवों का समूह हो गया, द्रोणमुख 400 गांवों का समूह हो गया, जबकि 800 गांवों का समूह वाला स्थानीय कहलाता है। इससे ऊपर जो है जिला होता था जिसको निकाय भी कहते थे, इसमें प्रधान स्थानिक होते थे, इससे ऊपर प्रांत और सबसे ऊपर सम्राट होते थे, यानी कि साम्राज्य होते थे। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल, यानी कि उसके राज्यपाल एक थे जो सौराष्ट्र क्षेत्र का राज्यपाल हुआ करता था, उसका नाम था पुरुषगुप्त वैश्य। उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसी किसी पुस्तक में जो है जूनागढ़ अभिलेख भी देखने को मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सुदर्शन झील बनवाने का कार्य किया था। इसको बाद में मरम्मत करने का काम रुद्रदामन ने किया था। जैन धर्म के स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार करके साम्राज्य को त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया था। यानी कि जैन धर्म से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और सारा राजपाट छोड़ के संन्यास। और जैन संप्रदाय के आचार्य भद्रबाहु भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ पाटलिपुत्र छोड़कर श्रावण बेलगोला, जो कि कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर चले गए थे। ये सारा जानकारी जो है हमें जैन ग्रंथ से मिलती है। और श्रावण बेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा के अनुसार अपना शरीर का त्याग कर दिया था, यानी कि निर्वाण को प्राप्त कर लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष पटना के समीप कुम्हरार नामक गांव से प्राप्त हुए हैं, जिसे खोजने का श्रेय जो है डॉक्टर स्पूनर को जाता है। डॉक्टर स्पूनर ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले पटना में कुम्हरार नामक स्थान की खुदाई की थी, जिससे चंद्रगुप्त राजप्रसाद के अवशेष पटना के समीप मिलने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि एक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत की जानकारी प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार जो है चंद्रगुप्त मौर्य राजपाट छोड़ के निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं और समय शुरू होता है बिंदुसार का, जो कि हमारे अगले शासक होते हैं मौर्य साम्राज्य के। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।